हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 26 अगस्त 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है। सारी की सारी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के और सारे नोट डाउन करते चलिए ताकि रिवीजन टाइम में आपके लिए ईजी हो सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेकंड थिंग, वहाँ कुछ क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं जिसके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। और हाँ, जिसे भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी कनेक्ट हो सकता है, उसकी लिंक भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। नहीं कह सकते कि हम थक गए हैं। बहुत लोगों की उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं। कोई सोचता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बच्ची ये बनेगी। तो उन लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, तो उनके सामने हम ये नहीं कह सकते कि अब हिम्मत नहीं है, थक गए हैं, अब पेशेंस बिल्कुल नहीं है। उन लोगों की फेस देख, कहते हैं ना, मोटिवेशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप निराश हो रहे हो, थके हो रहे हो, थक रहे हो, नहीं मन करता हो, तो सिर्फ बस आपको अपने पेरेंट्स का फेस देखना चाहिए। आप जाइए, देखिए कि उनकी कितनी उम्मीदें हैं आपसे, वो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर ऐसा है तो आप नहीं कह सकते कि थक गया हूँ, बस आप लगे रहिए। आज नहीं तो कल कभी तो आपका सपना पूरा होगा, आप सफल होंगे। बस यही है कि हमें डेडिकेशन के साथ लगे रहना है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट क्या करिए, लाइक करिए लेक्चर को, और जो नए व्यूअर्स दिख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट, इसको स्टार बना लीजिए। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है आपका। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश। कहाँ से संबंधित है ये? बांग्लादेश से संबंधित है। अब इसको हम बहुत डीपली समझने वाले हैं हम लोग। ये है फहमीदा अजीम, ये भी आपको दिखना है और स्टार तो इसको बना ही लेना है। पहले ये देखते हैं कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गाइस पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। और ये जो है पुलित्जर पुरस्कार, ये कहाँ का है? अमेरिका का पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का ये पुरस्कार है। इसे स्टार्ट किया गया था 1917 से इसे स्टार्ट किया गया था। 1917 से स्टार्ट किया गया था। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इन्हें क्यों दिया गया है? तो ये फहमीदा अजीम जो हैं, इन्होंने इनसाइडर एक पत्रिका आती है, उसी के इन्होंने इनसाइडर पत्रिका के अंदर इन्होंने इनकी जो व्याख्या है वो कैसी है? सचित्र व्याख्या आती है। सचित्र व्याख्या मतलब रिपोर्टिंग और कमेंट्री दोनों ये करती हैं। रिपोर्टिंग और कमेंट्री भी ये करती हैं, इसीलिए इनको ये फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी से संबंधित लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता प्रित्जकर पुरस्कार, एक पुलित्जर है, एक प्रित्जकर। अगर प्रित्जकर पूछे तो ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है। आर्किटेक्चर मतलब कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर जो है पत्रकारिता। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ये आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया गया था प्रित्जकर पुरस्कार, वो किसको दिया गया था? फ्रांसिस केरे। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको दिया गया था? फ्रांसिस केरे को दिया गया था। फ्रांसिस केरे को। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, ये भी सुन लीजिए कि एक अवार्ड है दीपक धर को दिया गया था। दीपक धर, कौन सा अवार्ड दीपक धर को दिया गया था? बोल्ट्जमान अवार्ड। तो ये तो मैंने रिवीजन 2 करा दिया, बाकी ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है?
27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा। तो कहाँ से शुरू होगा? असम के गुवाहाटी से। असम के गुवाहाटी से ये क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है। ये कितने राज्यों के अंदर होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आयोजन होगा ये आपका पहले तो देख लेना कब होगा। 27 अगस्त 2022 को ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होने वाला है इसका आयोजन ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा कलर को हम लोग चेंज करते हैं। आयोजन पहला तो गुवाहाटी, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, गुवाहाटी। त्रिशूर, अब ये क्वेश्चन उठ रहा है ये त्रिशूर कहाँ पर है? तो केरल, केरल यहाँ होने वाला है। और उत्तराखंड के देहरादून में होने वाला आयोजन, देहरादून। और गुजरात में होगा। कहाँ कहाँ होगा? गुवाहाटी में, त्रिशूर में, देहरादून में, गुजरात में। और इसका जो फाइनल मैच होने वाला है, फाइनल जो होगा, फाइनल ये होगा केडी जाधव स्टेडियम में, केडी जाधव स्टेडियम में। ये कहाँ पर है? दिल्ली। इसका फाइनल होने वाला है दिल्ली में। ये भी आपको क्लियर होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना। कहाँ शुरू होगा? गुवाहाटी, असम। 27 अगस्त 2022 स्टार्ट होगा। कहाँ कहाँ होगा ये सब मैंने आपको बता दिया है। कुछ और क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं खेल से संबंधित, जैसे कि इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार इसका कौन सा संस्करण था यूथ वाला? ये चौथा संस्करण था। कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है। क्वेश्चन ये उठता पंचकुला कहाँ पर है? तो पंचकुला हरियाणा में है, तो यहाँ पर हुआ है। इसमें शुभंकर क्या रखा गया था? यूथ गेम्स का शुभंकर क्या रखा गया है? वो रखा गया धाकड़। क्या रखा गया है? धाकड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग कि अगर पूछ ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, वो यूथ गेम्स था, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ? बेंगलुरु। और आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। लेकिन इसमें विजेता कौन है बेंगलुरु वाले में? तो इसमें जो विजेता है वो है जैन यूनिवर्सिटी। क्या है? जैन यूनिवर्सिटी है। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका वीरा है, वीरा। तो इतने क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इम्पोर्टेंट है FTX। क्या क्वेश्चन है? FTX क्रिप्टो किसने जीता है? FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? ये किसने जीता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो कौन? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये मैं इमेज आपको दिखा दे रही हूँ। ये है मैग्नस, एक मिनट, ये है मैग्नस कार्लसन और ये है आपके कौन है? ये है आर प्रज्ञानंद। तो भारत के जो युवा ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, ये क्या करते हैं? FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को ये हरा देते हैं। मैग्नस कार्लसन को 4-2 से हरा देते हैं। प्रज्ञानंद इनको हरा देते हैं। लेकिन ये जीतते तो हैं, कार्लसन पर जीत के बावजूद भी भारत का ये 17 वर्ष के, ये कितने वर्ष के हैं? 17 वर्ष के हैं। 17 वर्ष के ये प्लेयर हैं। तो ये इन पर जीतने के बावजूद भी अंक तालिका में, अगर अंक तालिका की बात करें, अंक तालिका में ये दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। हरा देते हैं ये प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन को हरा देते हैं 4-2 के उससे। लेकिन अंक तालिका में इनका नंबर जो है वो इनसे सेकंड स्थान पर आ जाता है। मतलब कि इनका जो है कार्ल मार्क्सन का मैग्नस का 16 अंक आता है, जबकि प्रज्ञानंद का 15 अंक आता है। इनका 15 अंक आता है। तो इस हिसाब से ये अब मतलब ये दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। इसी कारण जो है अगर पूछा जाए कि इसमें मेडल किसने हासिल किया है तो वो है मैग्नस कार्लसन।
अगर ये कप की बात हो, क्रिप्टो कप किसने जीता, हरा तो दिया इन्होंने इनको, लेकिन वो 15 और 16 अंक के कारण क्या हुआ, अंकों के कारण ये दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, और ये जो कप जीतते हैं वो कौन है, मैग्नस कार्लसन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये विश्व चैंपियन 5 बार विश्व चैंपियन ये जीते हैं 5 बार मैग्नस कार्लसन। और ये मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। अगर ये पूछा जाए, अभी रिसेंटली हम लोग पढ़े थे करंट में कि भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन सा है, 75वें नंबर का, भारत का नवीनतम 75वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ग्रैंड मास्टर कौन बना था, तो वो कौन बना था, वी प्रणव बने थे, वी प्रणव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, बहुत सपोर्ट मिलता है लाइक करने से। और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जहां भी पॉसिबल हो सके, जो पढ़ने वाले लोग हैं शेयर कर दीजिए, और नए व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, पराग्वे। अभी पराग्वे हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही, इसका मैप भी मैंने दिखाया था, आज भी मैं मैप दिखा ही दूंगी। अभी चल करके हम लोग वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। तो पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, साउथ अमेरिका में आता है पराग्वे बोलीविया मैंने दोनों दिखाया था, आज भी मैं दिखा ही दूंगी। तो इसमें पराग्वे क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देश के विदेश मंत्री, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर वो गए हैं यहाँ पे, तो यहीं पर भारतीय दूतावास का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अगर पूछा जाए पराग्वे की राजधानी क्या है, पराग्वे की राजधानी तो वो है असुनसियोन, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति वो है मारियो अब्दो। चर्चा में है तो हो सकता है पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, हमें नहीं पता, हमें सभी तैयारी अब साथ लेकर चलनी है, तो कुछ भी पूछे हमें उसमें नहीं रुकना है। तो राजधानी असुनसियोन और राष्ट्रपति मारियो अब्दो हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत और पराग्वे के बीच का जो वर्षगांठ है वो कौन से नंबर का वर्षगांठ है, 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं दक्षिण अमेरिका में जब पराग्वे आ गया, पराग्वे और उस दिन मैंने बताया था एक था बोलीविया, तो पराग्वे और बोलीविया ये दोनों जो हैं कैसे हैं, अस्थल अवरुद्ध देश हैं, मतलब जिसकी सीमा सागर से नहीं मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो बोलीविया और पराग्वे था, तो अभी मैप में दिखा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, ये ध्यान रखना कि भारी उद्योग मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। ने कहां पर एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है, तो पहली ये कागज मिल नेपा का लिमिटेड का लोकार्पण किया, कहाँ किया है, तो बुरहानपुर जैसे मैंने नाम लिया, आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि बुरहानपुर क्यों फेमस है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों फेमस है। पहले इसको देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया गया है। तो ये क्या है, ये पहली बात तो आपको ये रखना है कि ये जो नेपा लिमिटेड है इसका पहली बार जो लोकार्पण किया गया था, स्थापित किया गया था 1947 में किया गया था, पहली बार ये 1947 में स्थापित किया गया था। तो ये कैसे हो गया, जब 1947 में हुआ था तो ये पहला मिल लिमिटेड का लोकार्पण किया गया। तो चलिए बेसब्री से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो या हर चीज़ को एक एक करके हम बताते हैं ताकि आप लिंक कर सकें। 1947 में ये स्थापित किया गया था 1947 में, और 1947 से 1981 तक, यहाँ मैं इसको हटा दे रही हूँ, 1947 से 1981 तक भारत में एकमात्र समाचार प्रिंट निर्माण इकाई थी ये, समाचार प्रिंट निर्माण इकाई थी ये। क्लियर, 1947 से 1981 तक भारत की एकमात्र कागज निर्माता कंपनी थी, कौन सी, ये नेपा थी। क्लियर। अगर और बात करें कि 1989 में इसका नाम रख दिया गया नेपा, 1989 में इसका नाम क्या रख दिया गया, नेपा रख दिया गया।
फिर ये 1989 में रख दिया गया। फिर 2015 में ये क्या हो जाती है, नेपा कंपनी बंद हो जाती है। 2015 में ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब फिर क्यों बंद हो जाती है, इसका रीज़न रहता है रिनोवेशन के लिए। क्यों बंद की जाती है, रिनोवेशन के लिए, रिनोवेशन के लिए ये बंद हो जाती है। फिर 2022 में ये पुनः स्टार्ट होती है। 2022 में ये पुनः स्टार्ट होती है। कहाँ होती है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये स्टार्ट होती है। तो और ये 2 तरह के पेपर प्रिंट करती है, न्यूज़ प्रिंट, राइटिंग प्रिंटिंग, इस तरह के पेपर को ये प्रिंट करती है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पहला अभी लोकार्पण किया गया, रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था 2015 में, अभी इसे पुनः स्टार्ट किया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। बुरहानपुर जो है ये प्रमाणित हर घर जल प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है। तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। अब जब ये बोल ही दिया है तो आपको ये ध्यान रखना कि प्रमाणित हर घर जल वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वह है गोवा। और अगर यही यूटी में पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, दमन दीव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 अगस्त 2022 को किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया। तो ये जर्मनी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जर्मनी में ये लॉन्च किया गया है। तो अभी ये 15 डीजल ट्रेनों की जगह ये ले रहा है। ये जो है, जो दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है, जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है, जो पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में, जर्मनी के कौन से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जर्मनी के किस राज्य प्रांत में, तो लोअर सैक्सोनी प्रांत में गैर विद्युतीकरण पटरियों पर यह संचालित होती है। सप्लाई चेन की दिक्कतें के बावजूद भी जर्मनी ने क्या किया है, हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाया है। और ये किसने बनाया है, फ्रांस की कंपनी है, उसका नाम है, कंपनी है एल्स्टॉम। तो फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। ये कौन सी निर्माता कंपनी कौन सी है, फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम है। तो यही बनाई है इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मन राज्य लोअर सैक्सोनी में यह सेवा क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। कहाँ पर, लोअर सैक्सोनी प्रांत में स्टार्ट की गई है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो कौन सी है, बर्लिन है। क्या है, बर्लिन है। और जर्मनी में ही एक फेमस नदी है जिसका नाम है राइन नदी। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। तो ये क्लियर होगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जो कि अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ स्टार्ट की गई है, नितिन गडकरी के द्वारा स्टार्ट की गई है। कहाँ पर, पुणे में किया गया है। क्लियर। और अगर हाइड्रोजन नाम आ ही गया है तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन की खोज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। तो देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत जो है वो है आपका विक्रांत। क्या है, विक्रांत है। तो अभी क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने देश का पहला, ये विक्रांत जो है देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। इसको जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने इसको क्या किया है, नौसेना को हवाले करेंगे। ये किसको करेंगे, नौसेना के हवाले करेंगे, नौसेना को सौंपने वाले हैं ये। और नौसेना में विमान वाहक पोत INS विक्रांत के शामिल होने से देश की जो समुद्री क्षमता है वो क्या होगी, मजबूत होगी। और ये जो कितने, ये 20,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये जो पोत है, विमान वाहक पोत है, ये अभी पिछले महीने क्या है, समुद्री परीक्षण का जो चौथा और अंतिम चरण था उसको इसने सफलतापूर्वक क्या किया है, पूरा कर लिया है।
क्लियर। और ये जो सबसे बड़ा जो स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत है, इसमेम करीब 2500 किलोमीटर का केबल लगाया गया है। और INS विक्रांत की जो लंबाई है 262 मीटर ये लंबा है, 262 मीटर ये लंबा है और 62 मीटर ये चौड़ा है, 62 मीटर चौड़ा, 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई ये है 59 मीटर, ये कितनी है 59 मीटर। इतना आपको क्लियर है और क्लियर हो गया होगा। और इस पोत की जो युद्धपोत की जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो है 28 नॉट की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कितने सफ़र तक की क्षमता रखता है, तो 7500 समुद्री मील, ये 7500 समुद्री मील तक सफ़र की क्षमता रखता है। और इस विमानवाहक पोत में 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। और इस युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। इसमें जो 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसमें 1700 कर्मचारी क्या है, एम्प्लॉय बैठ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसको कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माण किया गया है। कोच्चि में ये कार्यक्रम होने वाला है और इसको कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर। इसमें जो चीफ गेस्ट शामिल होने वाले हैं वो प्रधानमंत्री, क्योंकि यही क्या है नेवी में इसको शामिल करने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? तो ये कौन है अन्ना मणि? ये मौसम वैज्ञानिक हैं। कौन है ये अन्ना मणि? ये मौसम वैज्ञानिक हैं। तो ये क्यों चर्चा में है, ये कहाँ, मतलब अभी क्योंकि नाम तो इतने सुना तो है नहीं, लेकिन क्या है कैसे हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि जो अन्ना मणि हैं ये अभी क्या हुआ है कि ये देश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने इनको याद करते हुए एक विशेष डूडल तैयार किया है। गूगल ने ये, जैसा कि मैंने थंबनेल बनाया है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि इन्हीं की जयंती पर गूगल ने इनको याद करते हुए 104वीं जयंती पर इनके एक खास डूडल तैयार किया है। गूगल पेज पर अन्ना मणि और मौसम से जुड़े विभिन्न परिस्थितियों को वहाँ पर दिखाया गया है। इन्हें भारत की मौसम महिला के नाम से, इनको मौसम वैज्ञानिक या भारत की मौसम महिला के नाम से, भारत की मौसम महिला के नाम से ये प्रसिद्ध अन्ना मणि जो है ये मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान इन्होंने दिया था। उनकी वजह से ही मौसम के सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव हो सका था और उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के लिए मजबूत जमीन तैयार की थी। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन में प्रमुख पदों पर रहकर कार्य किया था। इनका जन्म हुआ था 1918 में केरल में हुआ था। अन्ना मणि का जन्म 1918 में केरल में हुआ था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये आप समझ गए होंगे। ये महिला मतलब मौसम महिला के नाम से फेमस थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यक्षगान के संदर्भ में, ये आज हिंदू न्यूज़पेपर में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से संबंधित है, हिंदू में निकला था, सो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। क्या कह रहा है कि यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताना कौन सा सही है। यह कर्नाटक में किया जाने वाला एक नाट्य नृत्य कला रूप है, तो बिल्कुल सही है। कला का प्रदर्शन केवल, जहाँ पर केवल वर्ड दे दिया जाए तो ये 99% क्वेश्चन ऐसे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो कला का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष कलाकार महिला निभाते हैं, कलाकार महिला भूमिका निभाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक में प्रचलित जो है पारंपरिक नृत्य है और इसकी प्रस्तुति रात के समय धान के खेतों में की जाती है। जो यक्षगान है ये रात के समय में धान के खेतों में इसकी प्रस्तुति की जाती है, धान के खेत में इसकी प्रस्तुति की जाती है। और इसकी कहानियाँ जो होती है मूल रूप से रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्य से ली गई है। और यक्षगान की परंपरा की बात करें तो ये 800 वर्ष पुरानी है, 800 वर्ष
पुरानी है इसकी जो परंपरा है, और इसमें संगीत की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से अलग है। और यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का क्या है, कलात्मक मिश्रण है। इसमें क्या है, मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्व दिया जाता है। और यक्षगान की कई समानांतर शैलियां हैं जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। ये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर बी कामत को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान, DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इन्हीं को क्या किया गया है, सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कामत जो हैं, समीर बी कामत जो हैं, ये वर्तमान में DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक हैं। और ये किसका स्थान ले रहे हैं समीर बी कामत? सतीश रेड्डी का, जी सतीश रेड्डी का ये स्थान ले रहे हैं, जी सतीश रेड्डी का ये स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये 60 वर्ष की आयु पूरा करने तक पद पर रहेंगे। जब तक ये 60 वर्ष की आयु पूरा करेंगे तब तक ये रहेंगे, ये अगले आदेश तक पद पर रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले कि इसरो का हेड किससे बनाया गया है, इसरो का तो वो है सोमनाथ। तो ये रिवीजन हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछे आप हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है सांचो, राजस्थान में। विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की? केरल, जिसको केरल सवारी भी कहते हैं। NSG में महानिरीक्षक नियुक्त किसे किया गया? प्रवीण छाबड़ा को। किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया? मिस्र। किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी? UP। कहाँ होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया? मोहाली, पंजाब के मोहाली में। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो भगवंत अनमोल को की गई है। कहाँ की गई है? भगवंत अनमोल इनकी उपन्यास है, इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है प्रमेय, उसी के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए प्रमेय। और अंग्रेजी में मिहिर वत्स को दिया गया है। अंग्रेजी में किसे दिया गया है? मिहिर वत्स को दिया गया है। और वहीं अगर ये पूछ ले क्या कि बाल पुरस्कार ये हिंदी में किसे दिया गया? शमा शर्मा को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी? अडानी ग्रुप ने। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल को दिया गया है। 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जा रही है? विशाखापत्तनम में की जा रही है। तो चलिए फटाफट आपको मैं दिखा दे रही हूँ लोकेशन। दक्षिण अमेरिका पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आप कहा था कि ये है बोलीविया और ये पराग्वे, ये दोनों आपके क्या हैं? ये स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश, ये एग्जाम में पूछा भी था बोलीविया वाला, इस बार PCS में पूछा था। स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये दक्षिण अमेरिका के हैं, साउथ अमेरिका। तो कुछ और लोकेशन देख लीजिए, जैसे ये बोलीविया पराग्वे हो गया। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए लाइन से, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गुयाना हो गया, ब्राज़ील। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़िए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और कल कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं अपने क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।